हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 5th का चैप्टर नंबर 19 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों संवाद लेखन। ठीक है, संवाद लेखन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, बातचीत को ही संवाद कहते हैं। जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? संवाद कहते हैं। चलिए, संवाद का अर्थ है बातचीत। बातचीत किसी भी विषय पर हो सकती है। बातचीत को सभी लोग कर लेते हैं, किंतु अच्छी बातचीत वही जो उम्र, पद, ध्यान तथा संबंध के अनुसार हो। लेखन में भी संबंध का महत्वपूर्ण स्थान है। कहानियों या नाटक, उनमें भी पत्रों के बीच संवाद होता है। आइए देखें कुछ संवाद के उदाहरण। यहाँ देखेंगे एक दुकानदार तथा स्त्री का संवाद। यहाँ एक दुकानदार है जो स्त्री से बातें कर रहा है। चलिए, स्त्री: भाई साहब उस खिलौना गाड़ी का कितना मूल्य है? खिलौने वाला: 50 रुपए। स्त्री: यह तो बहुत महंगी है। अच्छा, उस गुड़िया की कीमत बताओ। खिलौने वाला: वह तो और भी महंगी है, इसकी कीमत 150 रुपए है। स्त्री: नहीं नहीं, इतनी महंगा खिलौना मुझे नहीं चाहिए। खिलौने वाला: ठीक है, आप यह चाबी वाला घोड़ा ले लो, यह केवल 20 रुपए का है। स्त्री: ठीक है, यही दे दो। तो ये क्या हुआ बच्चों? संवाद हुआ। यहाँ के दुकानदार से हुआ संवाद। अब पिता और पुत्र का संवाद। पिता: रोहन, कहाँ जा रहे हो? रोहन: खेलने जा रहा हूँ पिताजी। पिताजी: क्या तुमने विद्यालय से मिला गृह कार्य पूरा कर लिया जो तुम्हें घर का काम दिया हुआ था अध्यापक ने? तो रोहन कहता है, नहीं, अभी नहीं किया पिताजी। नहीं बेटा, पहले पढ़ लो फिर खेलने जाना। रोहन: अच्छा पिताजी, मैं पहले पढ़ लेता हूँ फिर खेलने जाऊंगा। फिर पिताजी: शाबाश बेटा। तो ये क्या है? पिता और बेटे के बीच में संवाद चल रहा है। ठीक है, तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया कि जो संवाद होता है वो बात करने को ही हम संवाद कह देंगे। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है 20। ठीक है, 20 चैप्टर हमारे व्याकरण का। ठीक है, हिंदी व्याकरण का। अपठित गद्यांश, यहाँ पर क्या है? अनसीन पैसेज, जो हमारे पाठ से लिया गया नहीं होता है, वह क्या होता है? अपठित गद्यांश होता है। अपठित का अर्थ है जो पहले कभी नहीं पढ़ा हो। अपठित गद्यांश से पूछे गए प्रश्न बच्चे की बुद्धि की यह परीक्षा करते हैं कि उसने अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ा या नहीं, उसे समझा या नहीं। अपठित गद्यांश में पूछे गए प्रश्न बच्चों की समझ को बढ़ाते हैं। नीचे दिए गए अपठित गद्यांश पढ़िए और पूछिएगा। ठीक है, और पूछिएगा कि प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हर रोज सूरज समय पर निकलता है और उस धरती के प्राणियों को शक्ति देकर अस्त हो जाता है। फिर चंद्रमा आता है और वह भी अपनी चांदनी से धरती को नहलाकर चला जाता है। इस प्रकार मौसम क्रम से आते हैं और चले जाते हैं। कैसा अनुशासन है यह! बिना बोले, बिना शोर मचाए, तन्मयता से काम करते हैं, करते हैं। और ये मानव यह अनुशासन पसंद नहीं करता, जबकि समाज अनुशासित व्यक्तियों से ही चलता है। अनुशासित विद्यार्थी ही स्वयं के लिए समय निकाल पाता है, सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि वह समय का भी आदर करता है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये क्या है? गद्यांश है। और यहाँ उसके क्या हो गए? प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। कैसे? सूरज सभी प्राणियों को शक्ति देता है। शक्ति एक क्या है? शक्ति एक वस्तु है, औषधि है, ताकत या ऊर्जा है, या सोना है? तो क्या है जो सूरज से हमें मिलती है? ताकत और ऊर्जा। ठीक है, सूरज, चांद, मौसम तत्वमयता से काम करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा करने का ईश्वर ने आदेश दिया है, या वे खेल खेल में ऐसा करते हैं? हर एक को बस उतना ही समय मिल रहा है, या उन्होंने कर्म को ही जीवन का लक्ष्य मान लिया है? तो हमारा क्या है? ये उन्हें ऐसा करने के लिए ईश्वर ने ही ऐसा आदेश दिया है। मानव को अनुशासन पसंद क्यों नहीं है? नहीं, क्योंकि वह बंधन में नहीं रहना चाहता, वह थक गया है, उसे अनुशासन का अर्थ नहीं पता, या उसे अनुशासनहीन पसंद है। नहीं, वह बंधन में नहीं रहना चाहता। ठीक है, चलिए, इस तरह से अब अगला है हमारा मित्र वही जो मित्र के काम आए। मित्रता वास्तव में एक अमूल्य धन है। सुख दुख में साथ रहने वाला, समान रूप से व्यवहार करने वाला ही सच्चा मित्र है। मित्र बनाने से पूर्व उसकी बारीक जांच परख आवश्यक है। स्वार्थी तथा मौके का फायदा उठाने वाले को मित्र नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, मित्र वही जो मित्र के काम आए, अर्थात क्या है? उसका गृह कार्य कर दे? नहीं। घर तक छोड़े? नहीं। उसके लिए स्वादिष्ट व्यंजन? नहीं। अच्छे बुरे समय में साथ दे। मित्र वही होता है जो अच्छे बुरे में साथ दे। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? इस पे राइट आंसर है बच्चों हमारा ये वाला। ठीक है,
अमूल्य धन का अर्थ क्या है? जो अमूल्य धन होता है, जिसका कोई मूल्य ना हो, बहुत कम मूल्य हो, मूल्यवान हो, जिसका मूल्य दिया ना जा सके, ये होता है जिसका कोई मूल्य ना हो, अमूल्य धन वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मित्र की बारीक जांच परख आवश्यक है क्योंकि वह सब भेद जान सकता है। सब भेद जान जाता है? नहीं। वह ही हमारा सहारा होता है? नहीं। वह रोगी नहीं तो होता नहीं, वह गुप्तचर तो नहीं है? नहीं, वह ही हमारा सहारा होता है। ठीक है, मित्र शब्द के दो प्राय होंगे। ठीक है, जो दो शब्द, मित्र शब्द के दो शब्द कौन कौन से हैं? मीत दृष्ट या मितव्य, सखा या सखा, सद्भाव या सखा, सहचर, सखा सहचर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारे देश भारत अति पुरातन देश है, इसका प्राचीन नाम आर्यवर्त है। पुराना जो नाम है हमारे भारत का क्या है? आर्यवर्त है। इस देश के पूर्व निवासी आर्य कहलाते हैं। यह एक प्रतापी राजा दुष्यंत हुए थे। उनका विवाह कृण्व ऋषि की पालिता पुत्री शकुंतला के साथ हुआ। शकुंतला ने सिंह के समान शक्तिशाली पुत्र भरत को जन्म दिया। इसी युवराज के नाम पर इस देश का नाम भारत वर्ष पड़ा। तो प्रश्न उत्तर क्या है? दुष्यंत को प्रतापी क्यों कहा जाता है? जो दुष्यंत है उसको प्रतापी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने, ठीक है, यहाँ पर कुछ इस गद्यांश का उचित शीर्षक कीजिए। देखो उचित शीर्षक है क्योंकि इसमें इसी के नाम से क्या है उचित शीर्षक कि जो शकुंतला ने जो बच्चे को जन्म दिया तो उसने अपने बेटे का नाम क्या रखा? भरत। भरत के नाम से जो हमारा गद्यांश का शीर्षक है वो है भारत रखा गया। ठीक है, भारत। ठीक है, यहाँ पे है दुष्यंत को प्रतापी क्यों कहा गया? तो क्या है, दुष्यंत को प्रतापी इसलिए कहा गया क्योंकि वह क्या था? एक प्रतापी राजा था। ठीक है, गद्यांश में 200 व्यक्तियों की संज्ञा और 2 विशेषण छंद लिखिए। यहाँ पे आपको संज्ञा और विशेषण शब्द लिखने हैं। चलिए चौथा क्या है हमारा? बहुत समय पहले ही मनुष्य ने पेड़ पौधे के महत्व को जान लिया था। उसने समझ लिया था कि पेड़ पौधे केवल नेत्रों को सुख प्रदान करने के लिए ही नहीं वरन प्राणी जगत के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। हमारे ऋषि मुनियों ने वृक्षों की पूजा का विधान बनाया। वृक्ष प्रदूषण को कम करते हैं, वायुमंडल को शुद्ध बनाते हैं। आओ हम सब मिलकर एक एक वृक्ष लगाएं। तो इसमें है प्रश्न, मनुष्य ने बहुत समय पूर्व किसको महत्व जाना? पेड़ पौधों का महत्व जाना। ठीक है, बहुत समय पूर्व। दूसरा है वृक्ष क्या कार्य करते हैं? वृक्ष क्या करते हैं? वह हमें सुख प्रदान करते हैं, हमारे नैनों को सुख प्रदान करते हैं। ठीक है, हमें ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, वृक्ष क्या कार्य करते हैं? मैंने बताया अभी। ता प्रत्यय जोड़कर शब्द पुनः लिखिए। ठीक है, शुद्ध जमा ता तो क्या होगा? शुद्धता। आवश्यक जमा ता तो क्या होगा? आवश्यकता। इस प्रकार से आप करेंगे। ठीक है, चलिए अगला है, एक था माहिर के घर में आटा खत्म हो गया तो माँ ने कहा माहिर गेहूं पिसवा लाओ। माहिर को लगा जैसे उसकी शान में बट्टा लग गया हो। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा गेहूं पिसवाने, मेरा कोई दोस्त यह काम नहीं करता, कोई दोस्त देख लेगा तो खैर। माँ के डांटने पर माहिर गेहूं पिसवाने चला गया। वह उसने देखा कि मित्र संजय अपने पिता की दुकान के फर्श की सफाई कर रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि माहिर ने पूछा क्यों संजय, तुम्हारा सेवक कहाँ है जो काम करता है? तुम यह काम क्यों कर रहे हो? संजय बोला वह आज बीमार है और पिताजी का काम से कहीं गए हुए हैं। अपना काम करने में शर्म कैसी। और माहिर की आंखें खुल गईं। गेहूं पिसवाकर वह शान से आटे का डिब्बा उठा चला आ रहा था तो उसकी आंखें खुल गई कि अपना काम करने में कैसी शर्म। तो उसमें क्या है, माहिर गेहूं पिसवाने कहाँ गया था? आटा घर, बाजार या चक्की पर या मशीन घर में? तो कहाँ गया? चक्की पर। माहिर के दोस्त उसे गेहूं पिसवाते देखते तो क्या करते? हंसते, मारते, बुराई करते, उसे दोस्त नहीं बनाते, हंसते। संजय पिता की दुकान कर रहा था। क्या कर रहा था? वो दुकान की सफाई कर रहा था। चलिए बच्चों अब शुरू करते हैं डायरी की शायरी। ठीक है, यानी कि डायरी लेखन। तो चलिए डायरी राइटिंग शुरू करते हैं। डायरी में मन के भाव को अभिव्यक्त करना, स्वयं को आईने में देखना है। हमारे जीवन में प्रतिदिन कोई ना कोई घटना घटित होती रहती है। हमारे घर में या विद्यालय में प्रतिदिन कुछ न कुछ नया आवश्यक होता है। प्रतिदिन होने वाली इन घटनाओं के लिखना बहुत सरल है। कभी रिश्तेदार हमारे घर आते हैं, उसके साथ बिताई क्षणों को हम लिख सकते हैं। हमने कोई पुस्तक पढ़ी, उसके घर में भी डायरी में लिखा जा सकता है। मन में उठने वाले विचारों को भी हम डायरी में लिख सकते हैं। डायरी लिखना बहुत ही अच्छी आदत है जिसके द्वारा हम अपने जीवन के प्रत्येक दिन को सदा के लिए शब्दों द्वारा जीवित रख सकते हैं। नीचे 10 वर्षीय बालक आनंद की डायरी के कुछ पृष्ठ दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़िए।
22 अप्रैल 2000 जो भी सन डला हुआ होगा। आज कक्षा अध्यापक ने मुझे कक्षा मॉनिटर नियुक्त किया है। सभी कक्षाओं के मॉनिटर प्रधानाचार्य से मिलने गए थे। हमारे प्रधानाचार्य जी गुप्ता ने मेरी कमीज पर मॉनिटर का बैच लगाया तो मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उन्होंने मेरी पीठ को थपथपाकर कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए कहा। मैं उन्हें कभी निराश नहीं करूंगा। अगली है हमारी कविता 9 वर्ष की बालिका, उसकी डायरी के कुछ प्रश्न यहाँ पर हैं। 12 अप्रैल 2000 वगैरह वगैरह। कल से मन उदास है मेरा, परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं आया, हिंदी और इतिहास में मेरे अंक अच्छे नहीं आए। ऐसा मेरी लापरवाही के कारण हुआ। मैंने हिंदी के अध्यापक श्री सुमित शर्मा की बातों को और ध्यान नहीं दिया। मैं आज से प्रतिदिन सुलेख लिखूंगी, इससे मेरी डायरी मात्राओं की अशुद्धियां दूर हो जाएंगी। इतिहास तो मैं रचा देती दीदी से पढ़ा लूंगी। नहीं, हमारे साथ वाले फ्लैट में रहती हैं, वे तो बार बार कहती रहती हैं कि मैं पढ़ने नहीं जाती थी। आपने डायरी के बारे में पढ़ा, ठीक है। यहाँ पर कुछ डायरी के बारे में प्रश्न है तो आप उन्हें फिल कर लीजिएगा। आगे है बच्चों चित्रवर्ण। चित्रवर्ण में हम पिक्चर को देखकर ही कहानी लिख सकते हैं। चित्रों को देखकर उनके विषय में कुछ वर्णित करना चित्रवर्ण है। चित्र देखकर उसमें वर्णित सूक्ष्म से सूक्ष्म अंशों का अवलोकन कर अपनी भाषा में उसे अभिव्यक्त करने की कला को ही हम चित्रवर्ण कहते हैं बच्चों। चित्रवर्ण से भाषा की अभिव्यक्ति, संगठित भाषा प्रयोग और कल्पना शक्ति का विकास होता है। जैसे यहाँ पे है कि हम कहाँ गए, बाग में गए, बाग में हमने आम का पेड़ देखा, हम आम तोड़ने लगे। इस तरीके से हम कहानी बना सकते हैं। आम के बाग का चित्र है, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार क्या है, दिए गए शब्दों की सहायता से इस चित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन कर सकते हैं हम। बाजार का दृश्य, खरीदार, मोल भाव करते हुए, कूड़ेदान का दुरुपयोग और विभिन्न विक्रेता। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ भी हम ऐसे ही मोल भाव करके इन शब्दों से हम एक पूरी कहानी बना सकते हैं कि आज मैं बाजार गया, बाजार में मैंने सब्जी वाले को देखा, उसने बहुत हरी हरी सब्जियां ले रखी थी, और खरीदार से मैंने सब्जी के बारे में पैसे कम करने को कहा। मोल भाव करते हुए दुकानदार से मेरी बहुत देर तक बहस हुई। उसके बाद मैंने विभिन्न विक्रेता देखे जो सब्जियां बेच रहे थे, और मैं कूड़ेदान का दुरुपयोग, यानी कि उसमें कुछ सब्जियां खराब निकली तो मैंने कूड़ेदान का दुरुपयोग किया। इस तरह से हम अपनी कहानी बना सकते हैं। अब आप देख सकते हैं विज्ञापन लेखन, ठीक है, जिसे हम एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। किसी वस्तु का बाजार में प्रचार करना विज्ञापन कहलाता है। यदि बाजार में कोई नई वस्तु आई तो उसके विषय में विशेष रूप से प्रचार करना आवश्यक हो जाता है। आज का युग विज्ञापन का युग है। छोटी पत्रिकाओं से लेकर प्रतिदिन के समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन तक में हर क्षण अनेक प्रकार की वस्तुओं का विज्ञापन देखते हैं हम, दिखाई देता है हमें हर रोज। विज्ञापन लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें होती हैं। इन्हें वर्तमान काल में लिखा जाना चाहिए, यानी जो चल रहा होता है उनमें रचनात्मक भाषा का प्रयोग करें। विज्ञापन चित्रात्मक और आकर्षण हो। जो विज्ञापन है उसमें चित्र का सही प्रयोग होना चाहिए। विषय वस्तु के अनुकूल भरपूर जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, इन विज्ञापनों को देखिए। यहाँ पे विज्ञापन किस चीज का है आप देख सकते हैं, अप्रैल यूज, यानी कि यहाँ पर खाने पीने की चीजों का है। आप देख सकते हैं यहाँ देसी घी का विज्ञापन है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे हम चित्र लगाएंगे आइसक्रीम का, तो यहाँ विज्ञापन आइसक्रीम का देंगे, और यहाँ पे हाजमे की गोली का, यानी हम हिंगोली का भी यहाँ पे विज्ञापन कर सकते हैं। अब आप बनाइए इन चीजों को विकृति के लिए कुछ आकर्षक विज्ञापन। यहाँ पे हम अपने इन बॉक्सों में विज्ञापन छाप सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो विज्ञापन चैप्टर है वो यहीं खत्म होता है, ठीक है। चलिए, यह हमारी बुक का लास्ट चैप्टर था। मैं आशा करती हूँ आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आपने अच्छे से समझा होगा। चलिए, मिलते हैं आपसे इसी तरह अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।